ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है भाई? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सवाल पूछ रहा हूँ, एक तो सबसे पहले आपको सवाल शुरू किया मैंने। सवाल क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि दोनों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या दोनों में डिफरेंस है क्या? हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि फर्म जो है अब अभी फिलहाल कोई भी ऑपरेशंस जो है वो कैरी आउट नहीं करेगा। फर्म अपने आप में क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। जब फर्म बंद होगा, जब फर्म बंद होगा उसके सारे जो एसेट लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएंगे? आपके सेटल हो जाएंगे। सबको हम लोग बिक्री करवा देंगे, सबको हम लोग सेल करा के जो भी पैसा नेट में आएगा उसको आपस में पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात। और वही अगर मैंने एक टर्म बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो आप मेरे को बताओ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप एक बार के लिए टेम्परेरी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है सर। यानी कि आप बोलना चाहते हो कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब भी फर्म का क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो क्या होता है बताइए एक बार के लिए? हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं बोलूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्ड बोलूं तो यानी कि पार्टनर्स चले गए, तो ये मतलब नहीं है आपका। सर कभी भी अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो हमेशा क्या होगा आपका? पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाएगा? आपका डिसॉल्व हो जाएगा, बाहर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर इधर में राइट। ठीक है, समझ में आया आपको? तो रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हैपेंस एट एवरी रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर सोचो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो भैया एक बार के लिए जो पहले तीनों पार्टनर्स थे जिसमें से एक रिटायर हो रहा है वो तो जा रहा है, तो यानी कि उस केस का, उस सिचुएशन का डिसोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ? है ना? एडमिशन हुआ तो पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनके बीच में जो जो पार्टनरशिप था वो क्या हो गया आपका? डिसॉल्व हो गया। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर होता है तो जरूरी नहीं कि फर्म बंद हो। ठीक है, बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है तो डेफिनेटली आपका फर्म बंद हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है कि यस, पार्टनर्स लोग आ रहा है जा रहा है बट फर्म क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थियोरिटिकली भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पहला डिस्कशन था आपका, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। चलिए आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आज सर क्या करेंगे हम लोग? मैं आपको आज कोई भी डिसोल्यूशन का प्रैक्टिस सम प्रैक्टिस शीट नहीं दूंगा आप लोगों को। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराऊंगा, सम भी प्रैक्टिस करूंगा, जो कि आप लोग का मोटा मोटी डिसोल्यूशन का एक अच्छा खासा कवरेज कर ले। ठीक है, उसके बाद आज आप लोग सबका मेरे हिसाब से डेथ वगैरह बचा हुआ होगा टॉपिक्स करना, डेथ वाला। और अगर किसी का डेथ खत्म हो गया है या फिर हो जाए आप लोग का, तो आप लोग सीएफएस का प्रैक्टिस करोगे आज। ठीक है, फिर आप लोगों को मैं कल डिसोल्यूशन का शीट दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करने का है। ठीक है, हाँ आगे का कर रहे हैं खाली। ठीक है, आज मैं इतने टारगेट दे रहा हूँ, सीएफएस करना है आप लोगों को फॉर्मेट वगैरह बना के। और मैंने आपको क्या दिया? डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, फंडामेंटल्स वगैरह वापस इसलिए रिवाइज नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि कल टेस्ट के लिए आप लोग वैसे भी दोगे। कल है ना टेस्ट? कल है परसों है? ठीक है, पढ़ पाओगे ना? दे देगा टेस्ट तुम? रिटायरमेंट तक का ही टेस्ट है, एक ही चैप्टर मैंने ऐड किया है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना। ठीक है, तो डिसोल्यूशन मैंने बोला सीएफएस कर लो, ये लास्ट टेस्ट में आप लोग सबका सीएफएस प्रॉपर्ली अच्छे से हुआ नहीं था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीएफएस में जो भी इशू था, स्पीड इशू, टाइमिंग इशू, याद नहीं था, रिवीजन नहीं कर पाए, जो भी एक्सरसाइज रीजन था, लास्ट टेस्ट में आपका सीएफएस वीक था, इसलिए इस बार सीएफएस करने का आपको। ठीक है ना? तो आप लोग खाली डेथ खत्म करोगे, सम्स जो भी है 10 तक जैसे सबका हो गया है बोल रहा है, प्राय सबका 10 तक हो गया है। ठीक है, जो भी 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कर लीजिएगा, बाकी तुम लोग जो है सीएफएस वाला पार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात। तो डिसोल्यूशन का आज अपन मोटा मोटी कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप लोग का डिसोल्यूशन में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा सर डिसोल्यूशन में सम्स कैसे आते हैं? अब आप लोग को तो ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ कि डिसोल्यूशन का मतलब समझाओ, ये सब समझाओ। समझा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, बट आपको मोटा मोटी आइडिया है। क्वेश्चंस में डिसोल्यूशन का जो है जर्नल एंट्री का सम्स ज्यादा आता है। ठीक है, और कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं अकाउंट और एंट्रीज में, तो अकाउंट बनाना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है इन कंपैरिजन टू जर्नल एंट्रीज। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्लिप साइड ही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का जर्नल्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर लास्ट में अकाउंट बनाने का काम कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है सर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है सर? सर जब आपका पार्टनरशिप फर्म क्या हो रहा है? वाइंड अप हो रहा है।
यानी कि मैं क्या बोलता हूँ, जो आपका बिजनेस है वो क्या हो रहा है आपका, ठीक है, वो आपका क्या हो रहा है, शट डाउन हो रहा है या फिर बंद हो रहा है, ठीक है। बट जब मैं ये टर्म बोलूं क्या, मैं टर्म बोलूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैं अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलूं, ठीक है, तब किसका मतलब क्या होगा सर, इसमें क्या होगा आपका, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन बोलते हैं। एक सेकंड में अगर सेंड कर देता हूँ। हमें भेजा हो जाए, ठीक है। आइए, इसमें क्या हो रहा है सर, जो ओल्ड पार्टनरशिप था आपका, जो ओल्ड पार्टनरशिप था आपका, वो क्या हो रहा है, द ओल्ड पार्टनरशिप डीड इज व्हाट डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, इज व्हाट कैंसिल्ड होता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड कभी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एंड इन प्लेस, ठीक है, न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, समझ में आया। यानी सर ये कब कब होगा आपका, जब आपका क्या होगा, एग्जाम्पल इन द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, ये मेरे हिसाब से आप सबको आता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, तो लिखना तो लिख लो एक बार के लिए, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में, ठीक है। थोड़ा थियोरेटिकली पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछता है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, याद होगा आप लोगों को जो कल का टेस्ट है उसके बाद में मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा जिसमें केवल एमसीक्यूज दूंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, करीबन 70-80 मार्क का एमसीक्यूज दे दूंगा आपको करने के लिए, आप लोग आराम से सारे चैप्टर्स का मोटा मोटी एमसीक्यूज दे दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फर्म जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा बताइए एक बार के लिए, सर कब कब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो बता दिया, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो कब कब होगा मुझे बताइए, ठीक है। इसमें लिखेंगे रीजंस, लिखेंगे कब कब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होगा, ठीक है। इफ एनी पार्टनर, इफ एनी पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म जो है इज डूइंग, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म इज डूइंग इलीगल बिजनेस, अगर कोई वो इलीगल बिजनेस कैरी आउट कर रहा है तो क्या होगा आपका, बंद करना पड़ेगा। सर ये लिखवा क्यों रहे हो, तो आप लोग थ्योरी पढ़ा दो डायरेक्ट, ताकि दिमाग में सेट हो जाए आपका क्या क्या पॉइंट्स है, ठीक है, लिखोगे तो याद हो जाएगा अभी इस वक्त में आप लोग को, ठीक है। फिर सर अगर कन्वर्जन हुआ किस चीज का, और तेरा फर्म पार्टनरशिप फर्म बन सकता है सेकेंड वाला कंडीशन में, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, ठीक है, समझ में आया क्या, पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो फर्म को बंद करना पड़ेगा और जो भी कंपनी के नियम है उसको पूरा करना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे दिशा अगर सिंगल रहेगी, ठीक है, तो उसका अलग नियम है घर पे, और जब ये इसकी शादी हो जाएगी आगे जाके तो उसके बाद क्या होगा, करंट वाला को क्या करना पड़ेगा,
डिसॉल्व खत्म नहीं कर रहा, रिलेशन रखेंगे, बट वैसे क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और वो क्या बच जाएगी, दूसरे वाले पार्ट की बन जाएगी। वो लीगल नेम में बोल रहा है, ऐसे तुम्हारा ऐसे मत बोलना कि वैसे हम रिलेशन रखेगा किसी से, में ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है सर, अगर बाई चांस कोई कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया, ठीक है, मेरे पास ऑफर आया है कि एप्पल ने सोचा है कि आपको परचेज कर लेता है, तो मैं क्या बोलूंगा, छोड़ो पार्टनरशिप फर्म, चलो, ठीक है, कैलिफोर्निया। तो पार्टनरशिप फर्म टू, सॉरी, बाय कंपनी, पार्टनर परचेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय कंपनी। और अगर अगर हाँ हाँ, यस, वो तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया तुम्हारा, ठीक है। और मर्जर मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स अगर हो गया, मर्जर ऑफ क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स अगर हो गया आपका, तो भी आपका क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। तो इंसॉल्वेंट वाला पार्ट में आ ही गया, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नोट है, ठीक है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रहा हूं आपको। लिस्ट द केसेस other than reconstitution list the cases other than reconstitution of firm where goodwill का कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है। सर कब कब हम लोग नॉर्मल जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें तो गुडविल का अपन कंप्यूटेशन करता ही है, बराबर, ठीक है, उसके अलावा कब कब आपको चाहिए, ठीक है। सर जब आप कंपनी में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन टू कंपनी, अगर आप कंपनी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, अगर आपका कोई कंपनी को परचेज कर लिया है, अगर आपको किसी कंपनी ने परचेज कर लिया है या फिर मर्जर वगैरह हुआ, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट या फिर कंप्यूट करना पड़ेगा। जो पहले के केसेस थे वो तो रहेंगे ही, और इन केसेस में भी आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म खरीद रहा है आपको, तो आपको गुडविल जानना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा भाई कि कंपनी का गुडविल कितना है, उस हिसाब से अपन पीसी निकालता है, पीसी माने परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका थ्योरी में पूछ सकता है। हाँ, मर्जर मर्जर मतलब आपस में पार्टनरशिप फर्म का मर्जर, कंपनीज क्यों मर्ज करेगा इस केस में, ठीक है। लिस्ट द केसेस where list the cases where dissolution is compulsory required। सर यानी कि डिसोल्यूशन जो है मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियसली डिस्कस्ड पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे, इस तरह का कुछ भी क्वेश्चंस आया तो अब काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, तो थ्योरी वाला पार्ट जो डिसोल्यूशन का था वो मोटा मोटी अपन ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ सकता हूँ, आइए, ठीक है। सर हमारा पर्पस क्या है, सर हम तो सीखे हैं यहाँ पे डिसोल्यूशन का काम थोड़ी ना करने के लिए, हमें तो क्या करना है, अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब क्या है, हमारे फर्म में कई सारे एसेट्स हैं, कई सारे लाइबिलिटीज हैं। अब मुझे बताओ, हम लोग फर्म को तो बंद कर रहे हैं, ठीक है, फर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या वो एसेट का होना मेरे बुक्स में कोई वैल्यू क्रिएट करता है क्या, नहीं। क्या जो लाइबिलिटीज है वो खाली किताब में खड़ा रह गया, उसको हमने पेमेंट ही नहीं किया, तो क्या उसका कोई एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं, एसेट को अलग किया, लाइबिलिटी को अलग किया, उसको भी अलग से कैटेगराइज किया, एसेट के अलग अलग टाइप्स को, लाइबिलिटीज के अलग अलग टाइप को कैटेगराइज किया, अलग अलग फंड्स बना के रखा, रिजर्व बना के रखा, गुडविल दिया हुआ है, वो सभी के सभी के एज सच अब कोई एग्जिस्टेंस का है क्या काम, सर फर्म ही बंद कर रहे हैं, तो उसका एसेट वैल्यू क्या है, अल्टीमेटली मेरे को क्या है सर, सर धंधा बंद हो रहा है, धंधा जब बंद होगा
तो भैया उसको एक जगह लेकर आ जाओ आप। आपको 4 जगह से रुपया मिलने वाला है, आपको 5 जगह रुपया देना है। अब आप सब कुछ खत्म करके जा रहे हो, यूएस शिफ्ट हो जाओगे आप, तो अब क्या करोगे? सर जहां जहां से मेरे को पैसे मिलने हैं सबको मैं एक जगह लिखूंगा, नहीं लिखूंगा कि यहाँ यहाँ से मुझे पैसे मिलने हैं, और जिनको जिनको पैसे देने हैं उसको भी क्या करोगे आप? एक जगह लिख दोगे। वहां पे कैटेगराइज करोगे क्या कि मेरा ये सीए फॉर्म का इतना था, मेरा कोचिंग में इतना है, मेरा बिजनेस में इतना है, मेरा एंसिलरी इतना सर्विसेज है, ऐसे करेंगे क्या अपन? अपन क्या करेंगे, उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई ये नेट में मेरे को इतना मिलना है, इतना देना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी जो अलग से बैलेंस शीट इतना प्यार से बनाया हुआ था, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा। जो मैंने किया ना एक जगह रिकॉर्ड करना, उसको अपन सिंपली क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है आपका? स्टेप नंबर 1। ठीक है, पहला स्टेप क्या है आपका? स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले क्या करेंगे? और इसमें जो जो गलती होता है उसको भी अपन कवर अप कर लेंगे यहाँ पे, ताकि आपको गलती नहीं हो। ठीक है, रिजोल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो, कोई गलती नहीं होने वाला आप लोगों का, ध्यान देना है खाली आप लोगों को। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है? सर सबसे पहले जितने भी आपके चीजें हैं कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी चीजें हैं उसको अपन क्या कर देंगे? उसको अपन क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी चीजें हैं उसको क्या कर देंगे अपन? भाई उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, यानी जितने भी एसेट और लाइबिलिटी है, ठीक है, जितने भी आपके एसेट या फिर लाइबिलिटीज है उसको अपन क्या कर देंगे? उसके जितने भी आपके क्लोजिंग बैलेंस है, उसका जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जितना भी आपका क्लोजिंग बैलेंस उसको ट्रांसफर कर देंगे एट वन प्लेस। उसको क्या कर देंगे अपन? उसको वन प्लेस में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा, ठीक है, ये कहाँ पे अपीयर कर रहा है? जो बैलेंस शीट में, एग्जैक्टली सबसे फर्स्ट स्टेप जो अपन सीखा था वो क्या था? बैलेंस शीट को क्या करना है अपने को? खाली करने का। ठीक है या नहीं है? मुझे बताइए, दिक्कत तकलीफ कुछ भी? ठीक है, अब सर एसेट का वैल्यू क्या होता है जनरली? सर एसेट का वैल्यू क्या होता है? डेबिट में होता है, क्रेडिट में होता है? डेबिट। और लाइबिलिटी में क्या होता है भाई? क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, तो हमें इसे खत्म करना है, हमें इसे बंद करना है, और इसको ट्रांसफर करना है एक मटकी के अंदर। उस मटकी का नाम क्या था, याद है किसी को? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उस मटकी का नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। अपन क्या करेंगे? सिंपली एक ही जगह इकट्ठा कर लेंगे उसको, और उसका नाम क्या बोलेंगे? उसको रियलाइजेशन का खाता। ठीक है, ये रियलाइजेशन का अकाउंट जो है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है, जहां पे सारे फायदे नुकसान रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपको एसेट को ट्रांसफर करना है, तो जिसका डेबिट बैलेंस था उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। और लाइबिलिटी का क्या बैलेंस रहता है? क्रेडिट। उसको भी मेरे को ट्रांसफर करने है दूसरे अकाउंट में, तो मैं लाइबिलिटी को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, पहला चीज क्या लिखेंगे सर? जितने भी एसेट है उसको अपन ट्रांसफर किसमें करेंगे? नहीं, स्टेप 1 ही है भाई, अपन तो ये कर रहे हैं ना, क्लोज ही कर रहे हैं बुक्स को। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखेंगे अपन? एसेट्स। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या किया? सभी के सभी एसेट को ट्रांसफर कर दिया, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, या फिर क्लोज्ड, कुछ भी कर लिख लो, बात है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलेगा। सिमिलरली लाइबिलिटी को क्या करूंगा मैं? लाइबिलिटी टू, सबको याद होगा मेरे हिसाब से यहां तक तो। देखो मैंने बहुत सिंपल सिंपल नरेशन लिखा है, ताकि आप लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, क्योंकि आप लोग का ऑलरेडी बहुत कंटेंट है। तो आप लोग नरेशन में इतना फोकस मत करो, चलेगा बिल्कुल। यहाँ तक खाली एक दो जगह में नरेशन इंपॉर्टेंट होता है, वो तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, मेरे कुछ सवाल है, मेरे कुछ सवाल है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास क्या था? इन्वेस्टमेंट था। उसका बुक वैल्यू दिया 10 लाख रुपया। उसका बुक वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। और उसका मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपया। हो सकता है। आप मुझे बताइए, जब मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ बुक्स को, स्टेप नंबर 1 का पूछ रहा हूँ खाली आपको, कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? बैलेंस का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हैं? बुक वैल्यू। तो आपके हिसाब से कौन सा रिकॉर्ड करोगे? मार्केट, बुक, 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 बताइए। ठीक है, सर हम लोग कर क्या रहे हैं मुझे बताइए यहाँ पे? सर हम लोग किसको क्लोज कर रहे हैं?
बुक्स को ट्रांसफर कर रहा है, मैंने पूछा है कितना रुपया है क्या रुपया है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो भी मुझे पैसे मिलने हैं, जब शुरू शुरू में जब अपन खाता को एक जगह लिखता है तो अपन ये देखता है कि कितना मिलना है कितना नहीं मिलना है। अपन सिंपली बोलता है कि भाई एक बार जो नोटिंग किया है अपना पहले का उसको लिख लेता है, उसके बाद देखता है कि कितना अपने को कस्टमर देने वाला है, क्या देने वाला है, कितना मिलने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो होता है आपका, ये हमेशा किसमें होगा, हमेशा 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 किसमें होगा आपका, ऑलवेज इन द ऑलवेज इन द ऑलवेज इन द व्हाट, बुक वैल्यू होगा। ये हमेशा किसमें होगा आपका, बुक वैल्यू में होगा। ठीक है, गलती नंबर 1 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 का बात करें तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू आएगा। ठीक है, चलेगा। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर है? कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी था आपका, पॉसिबल है ना? कुछ चीजों को अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कुछ एसेट लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है, तो आप मुझे बताइए क्या वो चीज हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे? बताइए। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी था, क्या हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे? वो अलग बात हो गया, मैंने पूछा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्या? यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग खाली किसको कर रहे हैं, हम लोग बुक्स को खाली कर रहे हैं, और बुक्स में जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको कैसे डालेंगे? अरे मुझे पता नहीं था किसी के चाचा का पैसा मिलना था मेरे को, तो मैं जब रिकॉर्ड करूंगा अपने पास में कि इतने इतने पैसे मिलने हैं, तो मैं क्या उसको रिकॉर्ड करूंगा क्या? अरे भाई मुझे पता तो रहना पड़ेगा ना कि वो पैसे मिलने हैं। ठीक है, तो बगल में क्या लिखोगे आप नोट में? नोट में क्या लिखोगे आप? सर नोट में ये लिखेंगे अपन, जब स्टेप 1 में केवल किसका बोला मैंने, स्टेप 1 का, जितना भी आपका अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटीज है, ठीक है, नॉट टू बी नॉट टू बी कंसिडर्ड, नॉट टू बी व्हाट, कंसिडर्ड। क्लियर है बिल्कुल यहां तक है, नहीं है मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, एक सेकंड को जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया आपको? स्टेप नंबर 2 में क्या है सर? सर एक बार जब मैंने खाता में रिकॉर्ड कर लिया, जब मेरे पास एक मटकी में आ गया है सारा का सारा चीजें, चाहे एसेट हो चाहे वो लाइबिलिटी हो, मैं क्या करूंगा इसको, मैं इसको बेचूंगा, मैं इसको रियलाइज करवाऊंगा, जितने एसेट्स है उसको बेचने की कोशिश करूंगा, बदले में क्या आएगा मेरे पास में, पैसे आएंगे। इसलिए जब हम लोग डिसोल्यूशन का सम्स करेंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है आपका कैश अकाउंट बनता है या फिर बैंक अकाउंट बनता है, और वो हमेशा क्या होगा आपका बैलेंस हो जाएगा, बराबर। ठीक है, आइए स्टेप नंबर 2 में क्या है आपका, अगर मेरे पास रिजोल्यूशन के टाइम पे स्टॉक पड़ा हुआ है हाँ और वो हमारा बिका ही नहीं, हाँ, फिर बाद में वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बिक जाए। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं होता है। जब तुम अपना किताब को बंद कर रहा है ना पूरा, तो हम लोग एक असाइनर को दे देता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि भाई तुमको ही बिकवाना है सब कुछ, जब तक वो बिक्री नहीं होता तब तक पूरा बुक सेटल नहीं होगा। वैसा सिस्टम रहता है आपका, क्योंकि नहीं तो कौन वेट करेगा ना बाद में, फर्म में कुछ रिकॉन्स्टिट्यूट तो फिर भी वेट करता है। डेथ वाला केस में देखो ना इंटरेस्ट लगा रहता है, तो ये तो फर्म बंद हो रहा है, क्या पता आगे मिले नहीं मिले, क्या गारंटी है फिर तो, है ना? इससे सब लोग वेट करता है प्रॉपर्ली। जैसे अभी तक अभी विजय माले वाला केस में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जब तक सेटलमेंट नहीं होता पूरा सब कुछ चीज का, सब कुछ बिकता नहीं है प्रॉपर्ली, तब तक कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए लाहे 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 लेकर आता है, कभी कभी लोग मार्केट वैल्यू के बिलो बेचता है टू जस्ट गेट दी अमाउंट, ऐसा होता है। ठीक है ना? अब आओ, रिलेशन ऑफ एसेट कैसे करोगे मुझे बताइए। सर आपको ये प्रोसेस याद नहीं करना, वो तो एक क्रॉस वाला तो एंट्री आपको पता ही है कि यहाँ पे क्रॉस होता है इसके इधर में रियलाइज हो जाएगा, बट अगर आपको लॉजिकल बताओ, मैंने एसेट को बेचा है तो मेरा एंट्री क्या आता, मैंने एसेट को बेचा है तो एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। बट यहाँ पे क्या एसेट का कोई एग्जिस्टेंस रहा क्या? अब मैंने सारे का सारे एक मटकी में ट्रांसफर कर दिया, उस मटकी का नाम क्या है, तो एसेट का क्या बढ़ाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगा मुझे बताइए, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू क्या आएगा आपका, ठीक है। अब मेरा सवाल है एक ठो, भले घाटा में बेच वही वही ये सवाल है आपका, ये इसको बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे या मार्केट वैल्यू में? मार्केट वैल्यू में भाई बुक वैल्यू जिस वैल्यू में बेचेगा अपन, जिस वैल्यू में अपन ने मार्केट में बेचा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। अब बुक वैल्यू से कोई मतलब है क्या? नहीं है। नहीं। ठीक है, लिख लीजिए बगल में, बुक वैल्यू को कट कर दीजिए, और किसमें होगा हमेशा ये हमेशा होगा आपका मार्केट वैल्यू। ठीक है, अगर बाई चांस बाबू एक चीज बताओ हमको, कोई अगर
अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ, क्या हुआ आपका? पैसा पैसा है तो अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड। पैसा है तो तो मतलब बताओ क्या करोगे आप? हाँ उसको रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, तो इसमें भी क्या एंट्री आएगा, मतलब बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता ये, समझ में आएगा ना? अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या हो गया, बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या करोगे आप, एंट्री क्या होगा आपका? वापस कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड, अपन कैश ही लिख दे क्या? चलो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन। आप मुझे बताइए सिचुएशन नंबर 1 ऊपर जो मैंने लिखा है स्टेप नंबर 2 का, और सिचुएशन नंबर 2, एंट्री तो दोनों का सेम है देखो, पर दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, मुझे बताइए एक बार के लिए, कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? सर पहले वाले केस में ना आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, आप एसेट को बेच रहे हो, ठीक है? तो आपका सिंपल लैंग्वेज में क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है जो कि है कैश, दूसरा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है जो कि मेरा है जो भी फर्नीचर मशीनरी जो भी। दूसरे वाले केस में ना मैंने इस एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि ये एसेट एग्जिस्ट करता है, और मुझे बदले में क्या मिल गया, पैसे मिल गया। तो इस केस में आप जो है एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमने तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं। वैसे देखा जाए तो एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, बट ये वो एसेट नहीं जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ था, यानी कि फर्म का एसेट तो अभी तक फिलहाल था नहीं। तो सेकंड वाले केस में वो है हमारा इनकम, क्या है हमारा, इनकम है। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है, बदले में क्या मिल रहा है, हमें एसेट मिल रहा है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, हमारा इनकम हो रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या सवाल करने में कोई दिक्कत होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बट यू शुड नो अबाउट इट कि फर्स्ट वाला केस क्या है, इट इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट, इट इज व्हाट, अ रियलाइजेशन ऑफ एसेट। दूसरे वाले केस में क्या है, इट इज अ रियलाइजेशन ऑफ इनकम, जो आपको पैसे इनकम मिल रहा है। भाई पता ही नहीं था मेरे को पता नहीं था मुझे किसी से रुपया मिलना है, और मुझे रुपए मिल गए, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, जैकपॉट हो गया। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक या नहीं है, मुझे बताइए, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, इज इट फाइन? इसका है जो आया नहीं है ज्वाइन, चलेगा यहाँ तक? ठीक है, स्टेप नंबर 3, चलो इसका पता नहीं, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज। इसमें क्या होगा मुझे बताइए, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, ठीक है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए में लिखेंगे पेमेंट ऑफ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ व्हाट, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो बुक्स में आपका, हाँ, ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन, एंट्री क्या करेंगे सर, जब पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाता है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाता है टू कैश। ठीक है, लाइबिलिटी टू कैश होता है ना, रही बात है, क्योंकि अपना क्या हो रहा है, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, तो अपना कैश कम हो गया और लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, डेबिट। बट यहाँ पे क्या लाइबिलिटी बोल के कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। तो नॉर्मल एंट्री क्या हो जाता है, लाइबिलिटी टू कैश। बट यहाँ पे क्या एंट्री आएगा आपका, इसकी जगह क्या एंट्री आ जाएगा आपका, रियलाइजेशन टू कैश। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब सिचुएशन सुनो, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी लाइबिलिटी है, ठीक है, चाहे उसका सेटलमेंट का एंट्री दिया हो या नहीं दिया हो, आपको हमेशा लाइबिलिटी को क्या करना है, सेटल ऑफ करना है। इसलिए बहुत केयरफुली आप लोग जब भी बैलेंस शीट वगैरह खाली करते हो, ध्यान रखिएगा कि सारा का सारा लाइबिलिटी जो है वो पेड ऑफ है या नहीं, उसको हमेशा ध्यान रखना है। हाँ जी सर, एसेट के लिए भी यही है, नया रेगुलेशन इसमें आ गया है जो अपना मार्केट वैल्यू वगैरह लेता है, बट जो सम्स अपन प्रैक्टिस करते हैं उसमें प्राइस में कुछ है नहीं। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन मैं लास्ट में दे दूंगा आप लोग को कि सीबीएसई ने क्या बोला है आपको। ठीक है, बट एक बार के लिए अभी कर ले सम्स को। ठीक है, तो लाइबिलिटी का हर एक केस में क्या होगा आपका, अपन को उसको पेमेंट दिखाना ही है। सबसे मेजर गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं रेजोल्यूशन में, कि अपन डालता ही नहीं है वैल्यू। ठीक है, लिख लो, ठीक है, लिख दो, ऑल लाइबिलिटीज इवन इफ नो एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड हैव टू बी सेटल्ड, हैव टू बी सेटल्ड। To do that, you'll need to be online. नहीं आता है सब भाई।
नंबर बी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुआ तो क्या करोगे? पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इस केस में क्या होगा मुझे बताइए आप लोग। सर एंट्री तो सेम है, दोनों में डिफरेंस है क्या? सर ऊपर वाले केस में हम लोग लाइबिलिटी को सेटल ऑफ कर रहे थे, दूसरे वाले केस में अपना अननेसेसरी एक नुकसान क्रिएट हो गया, इट इज एन एक्सपेंस। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा लॉस है। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, नंबर सी इंपॉर्टेंट लाइन है। नंबर सी, इसके ऊपर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछता है। अगर कोई, अच्छा सुनो ना, एक चीज भूल गया हम लिखना। ठीक है, तो जगह है क्या पीछे वाले में, एसेट वाले में? हाँ है। एक एंट्री लिखने का जगह नहीं है खाली। ठीक है, लिख लो ना खाली यहाँ पे पॉइंट नंबर ये नेक्स्ट। हाँ, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, इसमें क्या एंट्री होगा? सर एंट्री क्या होता नॉर्मली? सर एसेट चला गया तो टू क्या आएगा? टू एसेट्स। और इस बार कैश की जगह क्या आया? पार्टनर लेके चला गया। वो बोला बाजार में क्यों बेच रहा है कंप्यूटर को, हम ही ले लेता अपना घर पे। तो अल्टीमेटली उसको भी क्या कर रहे हो, सेटल ही कर रहे हो। तो क्या एंट्री आएगा सर? ठीक है, एसेट आएगा क्या? सर एसेट तो रहा ही नहीं, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, और ये किस में रहेगा हमेशा, मार्केट वैल्यू में या बुक वैल्यू में? मार्केट वैल्यू, जिसमें पार्टनर लेके गया है भाई। बुक वैल्यू क्यों आएगा इसमें? ठीक है, जिस भी वैल्यू में पार्टनर लेके गया है, कम में ज्यादा में, उसको अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रेफरेंस में लिख दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट। ठीक है, उसको कट करके डन। इजी है बिल्कुल। यहाँ पे वही सिमिलरली लास्ट पॉइंट यहाँ पे भी क्या रहेगा, सी नंबर, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। इस केस में क्या होगा मुझे बताइए आप लोग, इसमें एंट्री क्या होगा आपका? सर इसमें क्या है सर, लाइबिलिटी जो है कम हो गया। ठीक है, तो एंट्री नॉर्मली क्या होता है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लिख दो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इसमें क्या आएगा सर, लाइबिलिटी वर्ड तो अब रहा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, डेथ वाला जो है कल किसने मिस किया था? ध्रुव ने मिस किया था ना क्लास में। वो क्या दो पार्ट में कटा था, पता चला था आप लोगों को। उसको मैं आज ज्वाइन करा के फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक टेक्स्ट में क्वेश्चन रहता है, मतलब काफी में सेल्स से सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर से प्रॉफिट परसेंट निकाल के फिर करंट ईयर का वो। वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, वो टर्नओवर वाला प्रॉफिट ही तो हो गया, टर्नओवर वाला मेथड। हाँ तो पता नहीं था, फिर उसको आंसर में देखा फिर। हाँ, टर्नओवर वाला तो सिंपल, मैंने बताया था कल कि टर्नओवर दिया हुआ है, उसका परसेंटेज निकालो, उसका शेयर दे दो, उसको काम खत्म। दो दो था उसमें, उसमें पीरियड नहीं चेक करना है अपने को, क्योंकि टर्नओवर अपने डेट ऑफ डेट दिया हुआ रहता है आपका। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना एक बार। ठीक, आइए क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। डन। स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 4, आई थिंक स्टेप नंबर 2 एंड 3 बहुत सिंपल था। 1 में भी थोड़ा माइनर मिस्टेक्स था, वो क्लियर कर लिया। ऐसा नहीं कि आप लोगों को आता नहीं है, बस आप लोगों को जो छोटा गलती है उसको अवॉइड करने का अपने को। पहले वाले स्टेप में हमेशा वैल्यू कौन सा होगा, बुक वैल्यू। दूसरे वाले केस में होगा जो भी मार्केट में आपने रियलाइज किया उस वैल्यू में रहेगा, लाइबिलिटी हमें सेटल होगा। एसेट में भी ट्रीटमेंट्स है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4। ठीक है, इसमें मैक्सिमम लोग का जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। यहाँ तक अभी तक कंफर्ट था, यहाँ तक दाल चावल चल रहा था, अचानक से जुकीनी का सब्जी आ गया, वो वाला पार्ट है जो कि है आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, मैंने ऊपर लॉस और इनकम के लिए हमेशा क्या डाला है, रियलाइजेशन अकाउंट डाला है। जितने भी अपने खर्चे भी होंगे उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अपन, क्योंकि अपना सारा खाता क्या है, एक ही है। तो अपना नॉर्मल एंट्री क्या होता है, एक्सपेंसेस टू कैश। अपने अगर नॉर्मल एक्सपेंसेस का बात करें तो किसका क्या एंट्री आता है, एक्सपेंसेस टू कैश। बट यहाँ पे कोई लॉस, कोई प्रॉफिट, कोई एसेट, कोई लाइबिलिटी है क्या? सभी का सभी जो है वो क्या हो गया, एक अकाउंट में चला गया। वो कौन सा अकाउंट है, रिलेशन। तो एंट्री क्या आएगा सर, ऐसे तो आपका एक्सपेंसेस टू कैश का एंट्री आता है, बट यहाँ पे एक्सपेंस वर्ड तो है नहीं क्योंकि हमने पहले देख ही लिया है। तो एंट्री क्या आएगा आपका,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, ये तो सिंपल था, इसमें क्या आपका जुकीनी आ गया। अरे बात ये है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर, ठीक है, इफ द पार्टनर हैज बीन अपॉइंटेड, ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी अपॉइंट हुआ है कि भाई मेरा तुम खर्चा का जो भी ये रिजोल्यूशन का काम है वो तुम कर दो, उस केस में तो अपन कॉमन एंट्री मानेगा कौन सा, रियलाइजेशन टू कैश। अगर कोई बाहर का पार्टी है, तो बाहर का पार्टी थर्ड पार्टी कोई है, तो अपने को क्या मतलब, वो तो फर्म का एक्सपेंस है, पेमेंट कर दिया, खत्म कहानी। बट केस कब चेंज हो जाता है, जब पार्टनर बोलता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं किस चीज का, रियलाइजेशन कराने का। तो इफ द पार्टनर हैज बीन अपॉइंटेड, इफ द पार्टनर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर रियलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, इसमें दो सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, ये डिस्कस करेंगे अभी, पहले लिख लीजिए यहां तक। क्लियर है यहां तक, लिख सकता हूं। पहले वाले केस में अगर पार्टनर को आपने कमीशन प्रोवाइड किया है, इफ कमीशन इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर, दूसरे वाला केस में क्या होगा, इफ क्या, कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर कमीशन मिला है आपको, अगर कमीशन मिला है, तो आप मुझे बताइए वो जिम्मेदारी किसका हो गया, पार्टनर का हो गया। भाई मैंने बोला भाई तू सब कुछ सेटल कर ले, तो तू, मैंने पूछा आपको तू क्या लेगा फिर उस सेटलमेंट का, ठीक है, तो उसने बोला कि मैं ना 10% लूंगा, जो भी अमाउंट आएगा नेट में उसका 10% लूंगा आपसे। तो भैया जब उसने कमीशन ले लिया है, तो अभी का भी जितना भी खर्चा रिलेशन का वो किसका जिम्मेदारी हो गया, उस पार्टनर का हो गया। भाई तो कमीशन ले क्या चीज का रहा है फिर, मैं ही खर्चा बियर करूं, मैं ही तेरा कमीशन भी दूं, कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो अगर उसने कमीशन ले लिया है, तो सारा का सारा एक्सपेंसेस किसका, उसका। और अगर उसने कोई कमीशन नहीं लिया, उसने खाली ऐसे सेवा भावना में किया आपको, तब वो रिलेशन का जो एक्सपेंसेस है वो किसका है, फर्म का। ठीक है, समझ में आया। अगर उसने कमीशन लिया यानी बकायदा उस काम को करने के लिए वो पैसे ले रहा है, वो पैसे लेगा तो भाई किस चीज का कमीशन दे रहा है उसको, जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसको क्या करेंगे अपन, पार्टनर से चार्ज करेंगे। और वही अगर कोई कमीशन पे नहीं किया, पार्टनर अपना मन से कर रहा है, उस केस में क्या होगा, सारा एक्सपेंसेस किसका होगा, फर्म का होगा। एंट्री बताइए, अगर कमीशन मिल रहा है तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा ही, क्योंकि एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस का क्या आएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब कौन बियर कर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बराबर, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। और अगर कमीशन प्रोवाइड नहीं किया आपने, तो क्या एंट्री आएगा बताइए, ठीक है, आपका रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक। आप मुझे बताइए, अगर कमीशन पे किया और उसके बावजूद भी रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, मैं सवाल वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने पार्टनर को कमीशन भी पे किया है, ठीक है, लिखो मत भाई, हम लिखवाने वाला था कुछ कुछ पैराग्राफ वहां पे, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस भी हुआ है और मैंने पार्टनर को कमीशन भी पे किया, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल तो हो गई। सेकेंड एंट्री जो हुआ है खर्चा का, उसका अपन फर्म जो है, फर्म अकाउंटिंग किसका हो रहा है, फर्म का। क्या फर्म को एंट्री करने वाला है जो खर्चा हुआ, नहीं करेगा सर, क्योंकि वो जिम्मेदारी किसका है खर्चा करने का, पार्टनर का। तो पार्टनर जाने, पार्टनर का बुक्स में अपना जाने, वो फर्म की तरफ से कोई भी एंट्री नहीं होगा। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक है, नहीं है मुझे बताइए, इज इट फाइन, ठीक है चलेगा, ठीक है, आगे लिखवाऊंगा मैं कुछ कुछ चीजें, ठीक है। आइए, इफ कमीशन इज प्रोवाइडेड, तो लिखेंगे ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, all realization expenses are personal liability of partner. All realization expenses are what, personal liability of partner, so appointed until and unless otherwise specified। यानी कि अगर सोचो, क्वेश्चन में लिख ही दिया कि भाई पार्टनर को कमीशन भी मिल रहा है, साथ में जितना भी खर्चा था रिलेशन का वो भी फर्म बियर कर रहा है, उस केस पे तो अपन क्या ही करेगा, राइट। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि भाई सिर्फ क्या देना है उसको, कमीशन देना, बाकी सारा खर्चा किसका है, उसका।
अगर कमीशन नॉट प्रोवाइडेड लिखा हुआ है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस will be done by पार्टनरशिप फर्म। बस अब एंट्री डाल दूंगा। नेक्स्ट कमीशन, इसमें लिखेगा नेक्स्ट फॉर, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग कमीशन। सर अगर कमीशन प्रोवाइड कर रहे हो आप तो एंट्री क्या होगा बताइए? कमीशन प्रोवाइड करे किसको? तो एंट्री क्या होगा? एक्सपेंसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसकी जगह एंट्री क्या आएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे या कोई दिक्कत है मुझे बताइए? ठीक है। और अगर जो भी रियल एक्सपेंसेस हुआ, कुछ अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या एंट्री आएगा? जितना भी रियल एक्सपेंसेस हुआ। कमीशन तो प्रोवाइड कर ही दिया। कमीशन प्रोवाइडिंग वाला बात मैं बता रहा हूँ, कमीशन प्रोवाइडिंग वाला मैं। जो भी रियल एक्सपेंसेस हुआ उसको क्या करेंगे अपन? फर्म को कोई मतलब है क्या? अरे तो कमीशन दे तो रहा है, अलग से क्यों एक्सपेंसेस बियर करेगा? नो एंट्री, क्योंकि ये किसका बेयर हो जाएगा, किसका खर्चा हो जाएगा आपका? ये पार्टनर खुद का खर्चा हो जाएगा। ये तो रहा ऊपर, कमीशन प्रोवाइड तो कर दिया, फर्स्ट वाला एंट्री तो वही किया है। ठीक है। नेक्स्ट कमीशन नॉट प्रोवाइडेड। तो क्या एंट्री आएगा मुझे बताइए रियल एक्सपेंसेस का? ठीक है, अगर सोचो इसमें दो केस बन रहा है। अगर फर्म को हाथों हाथ खुद ही पे करना है तो रिलेशन टू कैश, और पार्टनर बोलते हैं कि पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट हो गया, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया रिलेशन का, तो वो किसको देंगे अपन? पार्टनर को। तो पहला वाला सिचुएशन तो वैसे सिंपल हो, पहला वाला केस ही हो गया। ठीक है, बट अगर सोचो पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, पार्टनर इनकर्ड एक्सपेंसेस, तो क्या एंट्री आएगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ यहाँ तक? ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से आप लोग कमीशन वाला पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग का। ठीक है, आई थिंक इस वाला पार्ट को प्रॉपर्ली क्लियर हो गया, जिन्हें तो क्लियर हो गया प्रॉपर्ली अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ स्टेप नंबर 4, वो किसी और के भी डाउट्स है। ठीक है, सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 ही होगा ना? 5, ओके, स्टेप नंबर 5। ये क्लियर हो गया ना सबका? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सब है एट पार एवरीबॉडी? स्टेप नंबर 5, सर रिजर्व्स और फंड्स का क्या करें हम लोग? ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स, बताइए क्या करेंगे? कंफ्यूजन आगे क्रिएट हो गया, एक जन बोला बांट दो, एक जन बोला एसेट लायबिलिटी में नहीं आता है क्या? ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहले। पहले अगर आपका केस नंबर 1 हुआ, व्हेन इट इज फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व्स मतलब है ना, सर पीएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, या फिर जनरल रिजर्व हो गया। तो क्या करोगे इसको? सर जो पहले करते थे उसी को करो। सर पहले भी हम लोग जनरल रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह को क्या करते थे?
क्या करते थे सर? बांट देते थे किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। पीएल अकाउंट डेबिटेड, जीआर अकाउंट डेबिटेड, तो क्या लिखेंगे सर? जो पहले करते थे अभी तक वही हम लोग करेंगे इस वाले केस में, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मली अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे वही वाला पार्ट अपन ने किया है। ठीक है निशा जी, क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक या कोई दिक्कत है? सर तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ये वाला। ठीक है, चलेगा। ठीक है, बट सिचुएशन थोड़ा चेंज होता है सर। सिचुएशन कब चेंज होगा? अगर रिजर्व जो है इट इज अगेंस्ट एनी एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया गया अगेंस्ट एनी एसेट और लाइबिलिटी तो थोड़ा सिचुएशन चेंज होता है। सर रिजर्व का मतलब जनरली क्या वर्ड से डिनोट करता है अपन? ऐसे फंड वर्ड से डिनोट करता है। ठीक है सर, एग्जांपल बताता हूं तो मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट सुना है क्या? फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इस टाइप का कुछ रहेगा। तो क्या करेंगे अपन इसको? सर क्या इसको बांट देंगे हम? डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसको हम लोग सिंपली, ठीक है, अगर ये फंड क्रिएट किया हुआ है स्पेसिफिक फंड्स तो इसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग टू रियलाइजेशन। समझ में आया? इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? WCR नहीं लिखा ना यहाँ पे, WCF लिखा है, फंड्स है। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे उसको? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका फुल अमाउंट अपीयर कर रहा है ना बैलेंस शीट में वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, सेटल कर लेंगे, वो लाइबिलिटी के साइड में आ जाएगा ना आपका अलग से। ठीक है, पेमेंट आ जाएगा ना सर। भावुक कम होना है उस केस में आपको। WCL का कोई क्लेम आ गया तो आपको पेमेंट करना होगा, वो तो रिलेशन वाला हो गया, लाइबिलिटी बियरिंग हो गया वो तो। ठीक है, एंट्री क्या होगा भाई? IFF अकाउंट डेबिटेड, WCF अकाउंट डेबिटेड टू, ये थोड़ा अलग था, याद है ना आपको? डिसोल्यूशन में ये वाला पार्ट थोड़ा अलग था इन कंपैरिजन टू द अदर चैप्टर्स, इसमें थोड़ा फर्क था। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये कौन सा अमाउंट आएगा इसमें? सो जो फुल अमाउंट अपीयर कर रहा है ना बैलेंस शीट में वो पूरा का पूरा आएगा, फुल अमाउंट appearing in the बैलेंस शीट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करो, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करो ना। करते हो गया सबका लिखना यहाँ तक? मेरा एक सवाल है आपसे, ये सबको समझ में आ गया कि फ्री रिजर्व तो बांट देंगे, ये स्पेसिफिक रिजर्व अगर आया है जो भी एसेट और लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमने बनाया है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एट इट्स बुक वैल्यू, राइट? सर तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका दिमाग में, देखते हैं किसका किसको आता है। सवाल आया है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिदम कोई आ रहा है? हाँ? ठीक है बताइए, अगर क्वेश्चन में क्या है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो ये क्या है सर? क्या ये कोई रिजर्व है? ये क्या है सर? ये लाइबिलिटी है। एम्प्लॉय सर फंड वर्ड देख के कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है? समझ में आया? तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या है सर? सर हम लोग को देना ही है इसको, ऐसा नहीं कि कोई क्लेम आया तो क्या करेंगे। सर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्यों बनाते हैं सर हम लोग? कि आगे जाके कोई पार्टनर का रिटायरमेंट वगैरह ले रहा है, कुछ लेगा तो उसको हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो हर पार्टनर कभी ना कभी रिटायर तो करेगा ना सर, हर एक इंसान जो है कभी ना कभी रिटायर तो करेगा, हर एक एम्प्लॉय जो है वो रिटायर तो करेगा कभी ना कभी, तो उसको अपने को पेमेंट करना ही है। बस क्या है, आज नहीं पेमेंट करके अपन कब पेमेंट करते हैं? बाद में पेमेंट करते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, ठीक है चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। और लाइबिलिटी है तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग? कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा?
ठीक है, रियलाइज करना पड़ेगा। सर पहले वाले केस में ना, पहले वाले केस में सर क्या होता है बताइए ना। सर पहले वाले केस में क्या है, सर पहले वाले केस में देर इज नो रियलाइजेशन। सर मतलब तो जैसे कि हम लोग अभी इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना, उसके बाद उसका एज सच कोई अस्तित्व नहीं है। सर क्यों, सर क्यों इसको नहीं डाल रहा, आप क्यों ठीक नहीं कर रहा है इसको? क्योंकि सर ऑटोमेटिकली अगर कोई क्लेम रहा वर्कमैन कंपनसेशन का, या फिर इन्वेस्टमेंट कोई जो वैल्यू ऊपर नीचे में अपन को मिला, तो उसको अपन सिंपली कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एज सच इसका वैल्यू है क्या कुछ? अपन इसको बनाते क्यों थे? चाहे अगर वर्कमैन कुछ कंपनसेशन का क्लेम वगैरह आ जाए उस समय सेटल करने के लिए, बराबर। ठीक है, तो अब क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन को या तो पेमेंट करना है या तो पैसे मिलने हैं, तो जो पैसे मिल रहे हैं उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए अपन इसको खाली शुरू के टाइम में जब बुक्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, केवल उसी वक्त में इसको रिलेशन में डालेंगे। उसके अलावा इसको लाइबिलिटी की नजर से मत देखना। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको वैसे का वैसे छोड़ दो। बाकी जो आप ट्रांसफर करते हो ना, ऑटोमेटिकली ये चीजें क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाती है। समझ में आया आपको? दोनों में फर्क है। लाइबिलिटी में अपन क्या करते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बुक्स को क्लोज करते हैं, उसके बाद उसको कंपल्सरीली पेमेंट करता है। अपने एग्जांपल में क्या था, ये वाला एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो इस लाइबिलिटी को पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। बट फ्री रिजर्व तो बांट देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर कोई लाइबिलिटी, अगर आपने रिजर्व बनाया अगेंस्ट लाइबिलिटी एंड एसेट, उसको सिंपल क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद क्या कर लोगे, भूल जाओगे। क्योंकि उसको रियलाइज करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो भी एसेट लाइबिलिटी था उसको तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? ये गलती नहीं करना आपको एग्जाम में। समझ में आया या नहीं है? दोनों तीनों में फर्क है ये वर्ड्स में। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया वाला पार्ट में। ठीक है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का एंट्री क्या होगा मुझे बताइए एक बार के लिए आप। सबसे पहले तो बुक्स को क्लोज करो, और मेरी लाइबिलिटी थी उसको क्या करूंगा मैं, तो ईपीएफ अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, ये हमारे लाइबिलिटी को पहले किसमें ट्रांसफर कर दिया हमने। उसके बाद रिलेशन को क्या करेंगे अपन, ये हम मतलब प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय सबको बना हुआ है, एम्प्लॉय को नहीं देते। देगा, वही देगा ना। तो ईपीएफ इसमें तो पेमेंट ही कैश कर रहा है ना आप, तो कैश तो फर्म को ही पेमेंट हो रहा है ना। ईपीएफ तो फर्म का लाइबिलिटी है, तो देगा ही। लास्ट में जब बुक्स बंद हो रहा है तो मांगेगा ना एम्प्लॉयज लोग कि हमको भी दे दो। ये पार्टनर्स को नहीं मिलता, एम्प्लॉयज को मिलता है, इसलिए कैश लिखा हुआ है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये एम्प्लॉयज को मिलता है, जो उन्होंने काम किया ना, तो सैलरी के साथ मिलता है उनको। तो कैश डेबिट क्यों होता है? कैश डेबिट क्यों होगा, कैश पेमेंट कर रहा है, बड़े बैंक लाइबिलिटी है मेरा। का डेबिट याद है। पहले वाले में आ जाएगा, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये देखो, रिजर्व। वो नॉर्मली आता है फ्री रिजर्व वाले पार्ट में, डब्ल्यूसीआर वाला पार्ट को अपन बांट भी देता है उसको नॉर्मल क्वेश्चंस में। ठीक है ना, इस वाले केस में अपन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको, रिलेशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट करें, क्लियर है? डाउट, हार्दिक कोई डाउट हो जाएगा, नोट। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया ना, सारा जो टिकी सारा पॉइंट्स था ना, वो सारा इसमें आ जाएगा अभी। ठीक है, नंबर 1, वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लिखा दिया बट वापस लिखा रहा हूँ आप लोगों को। लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी व्हाट, विल ऑलवेज बी पेड ऑफ। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे। एक बार के लिए क्या लिखेंगे, हाउएवर। ठीक है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, हम लोग प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं एक बार के लिए खाली, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट रियलाइजेशन of particular asset
इसको जगह छोड़ देंगे अपन एक लाइन के लिए, ठीक है। अपन जो भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, उसमें अपन एक बार ये मान लेंगे कि रिलेशन कुछ भी मिलेगा नहीं अपने को, बट इसमें जो सीबीएसई का गाइडलाइन दिया हुआ है वो मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ वाला पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ देंगे इधर, ठीक है। फिर प्रॉफिट या फिर लॉस अगर हुआ किससे, ठीक है, अगर कुछ भी मिला आपको, प्रॉफिट या फिर लॉस मिला आपको, स्टेप नहीं है ये तो नॉर्मल नोट है, ठीक है। अगर प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ रियलाइजेशन अकाउंट का, तो कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, ठीक है, वेरी गुड, विल बी ट्रांसफर टू, कि अल्टीमेटली किसका है ये सब, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्लोज्ड, ठीक है, विल बी क्लोज, रिलेशन अकाउंट विल बी क्लोज, बंद कर देंगे उसको, ठीक है। जो रियलाइजेशन अकाउंट है, एग्जाम में पूछा था थ्योरी में भी, इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो फायदे नुकसान जो एक तरफ रिकॉर्ड होंगे इसके, ठीक है। बैलेंस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट किसका, पार्टनर्स का, जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी सेटल्ड, सेटल मतलब सर इसमें सीडीबीडी बैलेंस नहीं आएगा, इसमें क्या होगा डायरेक्टली, सर या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या होगा, या तो उनको पे होगा, पेड, या फिर वन दे आर पेड, या फिर नंबर टू क्या है, पार्टनर जो है विल ब्रिंग व्हाट, ठीक है। लास्ट, ठीक है, कैश या फिर बैंक जो है विल ऑलवेज बी टैली, ठीक है। कैश या फिर बैंक जो है वो हमेशा क्या होगा आपका, टैली होगा, लिख लीजिए, कैश बैंक विल गेट टैलीड, लिख लिया, कैश या फिर बैंक क्या होगा, हमेशा टैली हो जाएगा। एक सेकंड बस चार्ज है, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा रिलेशन अकाउंट जो है आप लोग के लिए बना दिया यहाँ पे, ठीक है। डेबिट साइड में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बुक वैल्यू को अपन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगा आपका, रिलेशन टू सन्ड्री एसेट्स, बराबर, ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट सन्ड्री एसेट्स। उसके बाद वही अगर लाइबिलिटी को अपन बुक में डालते हैं तो क्या करेंगे अपन, सन्ड्री लाइबिलिटी टू रिलेशन, ठीक है। ये किस में रहता है, हमेशा बुक वैल्यू में। उसके बाद सारे एसेट का रियलाइज वाला पार्ट है, सर अगर बैलेंस शीट की तरफ से देखो, एसेट को किधर क्रिस क्रॉस कर जैसे आप क्या करो, ट्रांसफर कर दो, और वापस से वो क्या होगा आपका, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, जो भी पेमेंट्स होगा लाइबिलिटी का उसका एंट्री क्या होगा, रिलेशन टू कैश, या फिर पार्टनर लेके चले तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। ये सारे पेमेंट्स आ गए आपके किसके, लाइबिलिटी की। अगर आपके कोई एसेट का रुपया रियलाइज हुआ तो क्या एंट्री आएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर पार्टनर लेके जाएगा तो एंट्री क्या आएगा, भाई पार्टनर का लाइबिलिटी कम हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिमिलरली अगर पार्टनर को कमीशन पे करे तो एंट्री क्या होगा, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कमीशन पे कर रहा है अपने को। वो अगर कमीशन पे नहीं कर रहा, अपन सिंपली एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो वो किसका हेडेक है, फर्म का हेडेक है। तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वही अगर प्रॉफिट वगैरह हुआ तो किसके बीच में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के बीच में। वही अगर लॉसेस वगैरह हुआ तो किसके बीच में ट्रांसफर हो जाएगा आपका, समझ में आ गया आपका। और शॉर्टकट क्या है सर, जो एसेट लाइबिलिटी आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, लाइबिलिटी को क्रॉस चेक करो, इधर डाल दो, और वापस जब आपने वैल्यू डाल दिया, पूरा बैलेंस शीट को खाली कर दिया आपने, उसको भी क्या कर दो, रियलाइज करने के लिए क्या कर दो, क्रॉस कर दो, आपको आंसर हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से खाली क्रिस क्रॉस से दिमाग मत लगाओ, ठीक है। वो तब कर लो जब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। मेरे से तो दोनों जगह में क्लियर हो गया, एंट्री भी आ गया आपको, और क्रिस क्रॉस तरीके से आपको अकाउंट बनाना भी आ गया, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। अगर बाई चांस आपको लगता है कि नहीं, मेरे को डाउट लगा कि गड़बड़ हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आपको छोटा में रफ में एंट्री तो मारना ही पड़ेगा, देखो उपाय नहीं है।
और रिलेशन प्रॉफिट अगर निकालना पड़ेगा रफ में, आप लोग जो है वर्किंग नोट में या रफ में आप लोग रिलेशन अकाउंट छोटा सा बना लेना एक ठो, ठीक है। टाइम तो ज्यादा लगेगा, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं आराम से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गलती हो जाता है, हमें कोई डेबिट भूल गया, कोई एंट्री भूल गया, कोई लाइबिलिटी को डालना भूल गया, ठीक है ना, तो उसमें ध्यान रखना है आपको हर चीज को, ठीक है। आइए अब आप लोग को एक सवाल करना है। वो डेथ में कंपोजिट आता है पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन सब कुछ। हाँ, आ सकता है, सब कुछ नहीं बट आता है। मैंने क्वेश्चन तो दिया ही है, 10 के बाद तो वही है मोटा मोटी क्वेश्चन, ठीक है। तो वो जैसे रिटायरमेंट का सम्स आता है ना, वैसे डेथ का भी आ सकता है बन के, ठीक है। रिटायरमेंट में तो कंपोजिट आते ही नहीं। हाँ, डेथ में ये जनरली क्या होता है, जनरली बताता हूँ आपको, छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाने बोलता है, और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ही मेनली बनाने बोलता है, एग्जीक्यूटर्स और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कभी कभार वो भी वैसे ही पूछता है, और ज्यादा कुछ पूछता तो नहीं है, बाकी तो यू नेवर नो, ठीक है। जनरली देखा गया कि एक या दो चैप्टर से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, तो अपने को उसके लिए रेडी रहना है, और कुछ नहीं है। इन लोग का वैसे चैप्टर ब्रेकडाउन भी तो नहीं दिया है। नहीं, प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखिए। इन लोगों की नहीं है। क्या है हमारी ठीक है, तीन पार्टनर है एबीसी, पीएसआर है आपका 5:3:2। मैं आपके सामने बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कैपिटल, कैपिटल लिख रहा हूँ ए बी और सी का 1 लाख, 2 लाख और 3 lakhs। टोटल कितना हो गया भाई, 3 4 5 6। नेक्स्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 3 लाख रुपए, बिल्स पेएबल 2 लाख रुपए, एसेट्स में बिल्डिंग 5 लाख रुपया, फर्नीचर 3 लाख रुपए, स्टॉक 2 लाख रुपया। डेटर्स ध्यान रखिएगा, एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को, डेटर्स और पीडीडी को अलग अलग शो कर रहे हैं, क्योंकि डेटर्स हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, पीडीडी हमारे लिए सिंपली क्या है, इस केस में लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। तो आप समझ में आ रहा है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ प्योर लाइबिलिटी, तो उसको लाइबिलिटी की तरह आपको ट्रांसफर करना है, और लाइबिलिटी की तरह उसको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। आइए, ये बैड डेट का क्या क्या लिखा थोड़ा बिल्डिंग बिल्डिंग, ठीक है। डेटर्स है आपका 1 लाख रुपए का, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपए, 1000, ठीक है। कैश को क्या आप डालोगे क्या रियलाइजेशन में, नहीं सर, उसमें तो आपको क्या करते हो आप, उसका एक अलग से कैश अकाउंट बनाते हो, और वो कैश अकाउंट हमेशा क्या होगा आपका, बैलेंस रहेगा। 12 लाख, 12 लाख, हाँ हाँ, पहले ही बना लो, मैं एक से बना रहा हूँ। जी, एक सेकंड,
स्कूल में एग्जाम नहीं दिए थे तो बोल रही कि अभी ये सॉल्व करके आंसर नारायणा का प्रिंसिपल कौन है? होगा भाई, ये 24 में होना चाहिए, हम 60 लाओ। क्या कर रही हूँ हाँ और इधर सैंपल पेपर कर लेंगे लेकिन हाँ इनका पेपर वो बहुत अच्छा होता है कंटेंट वगैरह बहुत अच्छा क्योंकि मतलब सेंटर आप कोई भी पेपर हम लोग का चार्ज नहीं है भैया को दिया नहीं लगा कितना कंटेंट है सेकंड लेवल तुम लगा लो भाई हमको नहीं लग रहा है चार्ज कैसे कौन सा पता कि ये बात तो हमको क्या मालूम भाई भैया की देर लगा दे हम रजा भी सर रजा जो पेपर है और जो भी अगर कोई क्वेश्चन फेक करेंगे ना सब खुद से करना वो इसको कॉचिंग है इसको नहीं पता है कैसे आ रही थी तो मैं ऐसे करके तो बात को खरीद मिल गया अंदर बात क्या होता है नहीं मैं स्टॉप से आ गया है फिर से बात कर रही हूँ इसको से I think this was no, we should be able to ठीक है, एडजस्टमेंट्स लिखो। ठीक है, एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स नंबर 1 उल्टा बोल दिया बिल्डिंग इज रियलाइज्ड ठीक है बिल्डिंग इज रियलाइज्ड at 90%. Building is realized at 90%. Creditors taken over. अच्छा एक चीज मेरे दिमाग से निकल गया था करवाना आप लोग को ठीक है अच्छा लिखवाया नहीं ना मैंने आपको वो लिखवाया क्या टेकन ओवर वाला क्वेश्चंस आप हम लोग से एक नथिंग स्पेसिफाइड का जगह छोड़ रहा है हाँ और टेकन ओवर वाला लिखवाया है क्या ऐसे लायबिलिटीज टेकन ओवर हो गया नहीं एक चीज मैंने नहीं लिखवाया शायद आपको सुनो ना अगर कोई ऐसा हुआ कि आपने कोई एसेट था ठीक है अगर कोई लाइबिलिटी था उसको अगर किसी ने बोला कि देखो मेरे को उपाय नहीं जैसे क्रेडिटर है उसका 5 लाख रुपए बाकी है ठीक क्रेडिटर कितना रुपए बाकी है 5 लाख रुपए बाकी है और वो बोले देखो कैश तुम देता रहना कोई बड़ा बात नहीं है एक काम करता हूँ मैं मेरा 5 लाख रुपए बाकी है ना मेरे को 3 लाख का स्टॉक दिख रहा है तुम्हारे यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं तुम्हारा स्टॉक ले लेता हूँ
और बाकी तो मुझे कैश में दे देना। लाइबिलिटी का सेटलमेंट मैंने क्या किया, एसेट से कर दिया। स्टॉक क्या हो गया हमारे लिए, एसेट। ठीक है, तो लाइबिलिटी का सेटलमेंट हमने किससे किया, तो ऐसा लिखा हुआ है क्रेडिटर्स आर टू बी टेकन ओवर या फिर लाइबिलिटी इज टू बी टेकन ओवर बाय एन एसेट। तो आप मुझे बताइए अगर लाइबिलिटी टेकन ओवर होता है तो एंट्री क्या आता है आपका, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। ठीक है, और वही अगर एसेट का तो क्या एंट्री आता है आपका, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर ना। हाँ नहीं नहीं पार्टनर नहीं, नॉर्मल लाइबिलिटी का अगर नॉर्मल एंट्री आता है तो क्या एंट्री आएगा बताइए अकेले हमको। रियलाइजेशन टू लाइबिलिटी। ठीक है, रिलेशन टू लाइबिलिटी है कैश रियलाइजेशन टू टू कैश। ठीक है, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। और एसेट क्या आएगा, कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रिलेशन, बराबर। इसमें कैश का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, और दोनों ही केस में क्या आ रहा है, रिलेशन रिलेशन आ रहा है आपका। तो यानी कि आपस में क्या हो रहा है, कट जाएगा वो लोग तो, इसलिए कोई भी एंट्री आएगा नहीं। क्योंकि आपने क्या किया सिंपली, सर आपने क्या किया, मुझे पैसे देने थे किसी को, उसके बदले आपने क्या बोला, भाई पैसे तो है नहीं, क्या ले लो। ठीक है, तो एंट्री क्या है, रिलेशन टू रिलेशन, क्योंकि अब कोई एसेट लाइबिलिटी तो रहा नहीं। नॉर्मल एंट्री क्या आता है, अगर लाइबिलिटी को पेमेंट करते तो एंट्री क्या आता है, रिलेशन टू कैश। इस केस में अपने पास कैश का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, अपन क्या दे रहा है उसके बदले, एसेट दे रहा है। तो एंट्री क्या आ रहा है, रिलेशन टू रिलेशन, क्योंकि सारे के सारे एसेट्स जो है एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश का अलग इंपॉर्टेंस है, उसका कौन सा अकाउंट बन रहा है आपका, कैश अकाउंट। उसके अलावा जितने भी लाइबिलिटी जितने भी एसेट है वो किसके नाम पे ट्रांसफर हो गए, आपके रिलेशन अकाउंट के नाम पे। तो भैया रिलेशन डेबिट हो रहा है और रिलेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसको एंट्री करना है कुछ अपने को, तो आंसर इज व्हाट, जीरो। इसलिए जब भी आपका लाइबिलिटी टेकन ओवर है, अगर पीछे में नोट्स लिखा हुआ है तो लिख लेना आप लोग, लाइबिलिटी टेकन ओवर अगेंस्ट अनदर एसेट, लिख लीजिए तो के लिए लाइबिलिटी टेकन ओवर। ठीक है, नोट लाइबिलिटी टेकन ओवर, लाइबिलिटी टेकन ओवर। ठीक है, लाइबिलिटी टेकन ओवर अगेंस्ट एनी एसेट एक्सेप्ट कैश, लाइबिलिटी टेकन ओवर अगेंस्ट एनी एसेट एक्सेप्ट कैश, डैश लिख के क्या करोगे, नो एंट्री। ठीक है, जैसे लिखिए क्रेडिटर्स टेकन ओवर, ये क्वेश्चन का रिपीटेशन करा रहा हूं, क्रेडिटर्स टेकन ओवर, टेक ओवर, creditors take over the stock and the balance in cash at 50% discount. Number 3, unrecorded land is sold at rupees 3 lakhs. Number 4, furniture and theatres realized at 125%. तो पीडी का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा क्या, पीडीडी का नहीं रहेगा। लाइबिलिटीज और डेटर्स बोला है, डेटर्स को स्पेसिफिकली आपको किसको देखना है, आपको केवल डेटर्स को देखना है। ठीक है, मेरे को डाउट ही नहीं है, अब डेटर्स जो पैसे मुझे डाउट थे वो तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझे नॉर्मल से ज्यादा दे दिया, 100% से ऊपर क्या दे दिया, 125% वैल्यू दे दिया। ठीक है, नंबर 5, partner will get commission, partner will get commission of rupees 10,000 for realization process. एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, अपना खर्चा यही बोला था क्या। नंबर 6, liability for workmen, ए लिख दो, ए पार्टनर, ए लिख दो, पार्टनर ए, liability for workmen is settled at rupees 50,000। जो आपकी लाइबिलिटी थी वो कितने में सेटल हुई, 50,000 रुपए में सेटल हो गई। नंबर 7, रिलेशन एक्सपेंसेस रुपीज 5,000 पास
अब तो कोई मतलब ही नहीं है ना? पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। हाँ, इसमें तो फिर पार्टनर्स कैपिटल बैंक लोन सब तो नहीं। हम्म, अंगड़ाई नहीं दिया है, सम्स करने स्टार्ट नहीं दिया है। चलो आप लोग शुरू कर लो। पहले बुक वैल्यू से ट्रांसफर करना है आपको, उसके बाद रियलाइज वैल्यूज आपने हल्का का किया है। पहले मैं मौका देता हूँ आप लोग करने के लिए। Sir, you go with the 16. You go with the 16. नहीं, टाइमिंग दूसरा दिया है ना, आज HCF करा रहा मैं, इसलिए आज जो टॉपिक किया हुआ है ये 9 बजे का टाइम दिया था मैंने, 3 बजे का दिया है शायद मैंने, नहीं आया। नॉर्मल लाइबिलिटी पेमेंट है तुम्हारा। हाँ, रिलेशन में तो आएगा ही वो तो, रिलेशन टू कैश अकाउंट। करो ना, पहले ट्राई करो ना, करो ना, बता देगा तो। बैलेंस शीट होता ही नहीं है। अच्छा, रेशियो देख लीजिएगा, 5:3:2। हाँ, काटेगा नहीं लास्ट में, रिलेशन प्रॉफिट लॉस। सब जिंदगी में हवा में चल रहा है। कुछ है ही नहीं उसमें। क्या हो गया फिर? तो पीडीडी का कुछ है ही नहीं। 100 आओ भाई, जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? आज जितना भी बैलेंस शीट में चीजें दी है उसको क्या करना है आपको? खाली करना है। ठीक है, जितने भी एसेट है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट में। और जितने भी लाइबिलिटी वगैरह है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है आपको? ठीक है, इन द रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अभी पहले जनरल एंट्री करेंगे अपन। जितने भी एसेट है उसमें एंट्री क्या आएगा सर? सर जितने भी एसेट है उसको क्रेडिट करना है, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है आपको? डेबिट करना है। सबसे पहला एंट्री क्या है आपका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दी एसेट्स। बराबर, कौन से वैल्यू में? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू। इधर तो फटाफट बिल्डिंग है, फिर क्या क्या है आपका? फर्नीचर है, फिर टू स्टॉक, फिर थिएटर भी है ना। ठीक है, टोटल कितना कितना बिल्डिंग कितना रुपए का है? 5 लाख। 5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर ठीक है, इसको अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? 11 लाख में। आइए,
11 लाख रुपया हो गया, ये किसका हो गया आपका रिलेशन अकाउंट में जो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं आप, ठीक है। नंबर 2, जितने भी लाइबिलिटी है उसको पे अपन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उस लाइबिलिटी में मुझे बताइए कोई अगर फ्री रिजर्व दिया हुआ है क्या यहाँ पे, कोई फ्री रिजर्व है क्या यहाँ पे, नहीं। अगर होता तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन, कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा है मेरे को, वो भी कहाँ ट्रांसफर होता है आपका रिलेशन अकाउंट में। तो WCF डेबिट, क्योंकि सब लाइबिलिटी को अपन क्या कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं। फिर क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स है क्या, कितना रुपया, ये WCF कितना का है, 1 लाख। क्रेडिटर्स कितना बोला, 3 लाख। फिर बिल्स पेएबल डेबिट कितना रुपया, 2 लाख। PDD भी आएगा, PDD भूलना नहीं है, PDD को अपने को। जब तो बैलेंस शीट पूरा खाली ना तब तक उसको छोड़ना नहीं है। डेबिटेड कितना रुपया, 1,000 रुपया। 2 क्या आएगा एंट्री, यस 6,01,000, ठीक है। चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात हो जाएगा। अब ये तो इजी था सर, खाली हमने क्या किया, बैलेंस शीट को खाली कर दिया। क्या बैलेंस शीट पूरी तरीके से खाली हो गया आपका, क्या PDD वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया हमने, बुक वैल्यूज में रिकॉर्ड कर लिया। तो स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे अपन, सर स्टेप नंबर 2 में जितने भी रिलेशन है एसेट के उसको रियलाइज कर लो। और जितने उसके स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं अपन, सारे के सारे लाइबिलिटीज को सेटल ऑफ करते हैं। तो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं स्टेप नंबर 2 में, ऑल दी एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है, ऑल दी एडजस्टमेंट एंट्रीज। हाँ ठीक है, ये हो गया 2 नंबर, ये नंबर 3, एंट्री नंबर 3। एंट्री क्या होगा बताइए, कैश अकाउंट। सर एक बार बता दो अच्छे से, देखो ठीक है। सर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग बिल्डिंग जो है वो कितना परसेंट में रिकॉर्ड हुआ है आपका, 90,000। 90% मतलब कितना रुपए का बिल्डिंग है भाई, 5 लाख रुपए का। 90% कितना होता है, 4,50,000 का पैसा मेरे पास में आ गया है। तो एंट्री क्या मारूं मैं, सबसे पहला एंट्री रियलाइजेशन एंट्री मारूं या कैश मारूं। सर कैश पैसे आए हैं सर, तो रियलाइजेशन कैसे डेबिट होगा, सही बात है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसमें क्या किया अपन ने सर, सर ऐसे तो एंट्री कैश टू बिल्डिंग होता, बट अपन ने उसके पहले क्या कर दिया था, सारे के सारे जो एसेट्स थे उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया था अपन ने, रियलाइजेशन अकाउंट में। सर 90% में हुआ है, यानी कितना रुपया हुआ है सर, 4,50,000। सर आपने यहाँ पे एक नया रिकॉर्डिंग करना है। सर देखो पहले बिल्डिंग कितना रुपए का था, 5 लाख रुपए का, उसको सेटल ऑफ कितना में किया, 4.5। तो 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो पहले की करके, ऐसे करिए क्या अपन, नहीं सर सबको एक जगह बना लो, लास्ट में जो बैलेंस आएगा उसको क्या करेंगे अपन, पार्टनर्स को बांट देंगे, ठीक है। जितना भी नुकसान फायदा होगा उसको एक साथ ही बांट देंगे, ठीक है। नंबर 2, सर पहला वाला एंट्री जो है वो काम खत्म आपका हो गया। नंबर 2 क्या है सर, सर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स जो है टेकन ओवर, ठीक है, टेकन ओवर द स्टॉक, ठीक है। क्रेडिटर्स हैव टेकन ओवर द स्टॉक एंड बैलेंस इन कैश एट 50% डिस्काउंट, ठीक है। सर ये क्या हुआ सर, सबसे पहले तो एंट्री क्या होगा मुझे बताइए तो। सर पहले वाले केस में तो नो एंट्री होगा, क्योंकि जो क्रेडिटर्स है वो अपना थोड़ा सेटलमेंट किससे कर रहा है, स्टॉक से कर रहा है, ठीक है। और बाकी पेमेंट किससे कर रहा है, वो कैश से कर रहा है। तो कैश वाला तो एंट्री आएगा, ये सब लोग एग्री कर रहे हैं। आओ सर देखते हैं एक बार के लिए, क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है भाई, सर क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करना है आपको, 3 लाख रुपए पेमेंट करना है। उसमें से सर स्टॉक था कितना रुपए का, 2 लाख का। उसको रियलाइज कितना में किया आपने, 50% डिस्काउंट में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ जी, बैलेंस इन कैश बोला है, और रियलाइज कितना में हुआ है आपका, 50% का डिस्काउंट में। इस तरीके से हुआ है क्या, बताइए बताइए। 2 लाख का स्टॉक लेके और कैश 50%। एग्जैक्टली ठीक है। तो 2 लाख में से 3 लाख में से 2 लाख रुपए क्या गया आपका, स्टॉक चला गया, उसका कोई एंट्री होगा नहीं सर। सर 3 लाख का क्रेडिटर्स था, 2 लाख का क्या चला गया अपना, स्टॉक चला गया, तो उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। और बचा कितना, 1 लाख रुपया, उसमें से उसको कितना परसेंट पेमेंट किया हमने, 50%, ठीक है। तो 50% पेमेंट किसमें किया अपन ने, कैश में किया, कितना रुपया होगा, इसका एंट्री होगा क्या, हाँ सर इसका एंट्री तो आपका होगा। सर एंट्री क्या होगा सर, क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया, तो एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर्स टू कैश। यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट तो है नहीं, तो क्या एंट्री आएगा आपका, रियलाइजेशन टू कैश। नंबर 4 एंट्री लिख लीजिए।
ठीक है, और छोटा सा इसको वर्किंग नोट बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसका कोई एंट्री नहीं आएगा, इसका एंट्री आ जाएगा। फिर से वर्किंग नोट बना लीजिए फटाफट, ताकि ध्यान में रहे क्या हुआ था। उसके बाद में ये वाला एंट्री भी आपका हो गया। ठीक है, नंबर 3 हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें जुनेद साहब, पहले कर रहा था उसमें भी तो कैलकुलेटर का यूज हो रहा है ना। बताइए, हो गया ये वाला लिखना। नंबर 3, अनरिकॉर्डेड लैंड इज सोल्ड एट ₹3 लाख। क्या ये पहले रिकॉर्ड होता था क्या? नहीं, अभी रिकॉर्ड होगा क्या? हाँ सर, पैसे आए हैं, एसेट बिका है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? बाय बाय। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगा, बाय बैंक या टू बैंक या कैश आएगा? कैश टू रिलेशन अकाउंट। वेरी गुड सर, कंफ्यूज कर रहे हो, अच्छा सॉरी। हाँ, तुमने रिलेशन अकाउंट बनाया होगा, मैं जनरल एंट्री बताता हूँ। कितना रुपया, कितना रुपया आया भाई? ठीक है, ये वाला काम भी अपना। फिर फर्नीचर एंड डेटर्स बोला रियलाइज हुआ एट 125%, यानी पैसे आए हैं क्या? ठीक है, दोनों को साथ में एंट्री कर दे या अलग अलग करना है? अलग अलग करना है, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें भी पैसे आए हैं। सबसे पहले किसको सेटल किया अपन ने? कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर था ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर क्या बोल रहा है, फर्नीचर तो लिखा हुआ है 125% में। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगा, कैश टू फर्नीचर या कैश टू रिलेशन? रियलाइज ठीक है, कितना रुपया सर? फर्नीचर था कितना रुपए का? 3 लाख का, और 125% में बिका है, यानी कितना हो गया आपका सर? 3 लाख का 125 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा आपका ये? 3,75,000। ठीक है, 125% बोला आपको, इसका एंट्री क्या आएगा आपका? 3,75,000। पैसे आ गए मेरे पास में 3,75,000। पॉइंट नंबर 7 में सर क्या आएगा? सर फिर से आपने देखा नहीं, डेटर्स भी था, डेटर्स को भी हमने कितना में रियलाइज कर लिया भाई? 125%। तो एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट वापस से डेबिटेड टू। सर 1 लाख का था और 125% में रहा, तो कितना हो गया आपका? इसमें पीडीडी का कोई रोल है क्या? अब खत्म हो गया सर। डाउटफुल था कि 1,000 रुपया नहीं मिलेगा, बट उल्टा क्या हो गया, जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा ही मिल गया, तो बल्ले बल्ले हो गया ये तो। ठीक है, चलेगा क्या बिल्कुल यहाँ तक या नहीं है, बताइए, दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 सर क्या एंट्री होगा सर? सर क्वेश्चन तो निकालो पहले। पार्टनर ए विल गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000 फॉर रिलेशन प्रोसेस। इसका एंट्री किसी को याद है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश की जगह क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा खर्चा हो गया। पार्टनर कैपिटल की जगह क्या आएगा आपका? कितना रुपया? 10,000, 10,000। उसके अलावा सर और क्या बचा आपका? सर ये भी हो गया आपका। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन इज टू बी सेटल्ड एट ₹50,000। ठीक है, ओके। सर ऊपर में जो जो एसेट वाला काम भी होगा देख लो तो एक बार के लिए। सर बिल्डिंग सेटल हो गया था क्या? हाँ सर। फर्नीचर हो गया? हाँ सर। स्टॉक हो गया? हाँ सर। डेटर्स हो गया? हाँ सर। कैश को छूना नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी देख लो एक बार के लिए। लाइबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अपने कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में, तो ट्रांसफर करना बाकी है, वैसे तो बाद में कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर अपना हो गया था। क्रेडिटर्स को अपन ने किया क्या? अभी कर रहे हैं ना ये वाला पॉइंट में। ठीक है, आइए नंबर 9 एंट्री क्या करेंगे अपन? सर पेमेंट करना है, किसका? वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी का, तो एंट्री क्या आएगा? ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी टू कैश। अब ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, तो एंट्री क्या आएगा आपका? कितना रुपया? 50-50 है ना सर? ये क्या हो गया सर? जो वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी थी ना, उसको अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे? सेटल कर लिया। ठीक है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार के लिए। वेरीफाई कर ले एक बार। सर
बैलेंस शीट में देखे तो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी तो क्लियर हो गया। सर क्रेडिटर्स को भी हमने क्या कर दिया था, पे ऑफ कर दिया था ना स्टॉक और कैश से। सर बिल पेएबल, बिल्स पेएबल क्या हो गया, भूल गए, कुछ किया ही नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट। उसको कैश पेमेंट करेंगे, वेरी गुड। जब तक पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट सेटल नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ने का है। नंबर 10 एंट्री क्या होगा, और इसको भूलना नहीं, इसलिए स्टार मार्क करके रख रहा हूं, ठीक है, मत भूलना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, तो क्या लिखेंगे अपन, कैश अकाउंट कितना रुपया, सर कुछ दिया हुआ है तो बुक वैल्यू में सेटल अपन कर देंगे। क्या मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। अब मुझे क्या निकालना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या फिर लॉस, उसको मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। अगर क्वेश्चन में लेजर अकाउंट नहीं बनाया हुआ रहता, अगर अपन नहीं बनाते तो अपन डायरेक्टली जर्नल एंट्री देख के ही आंसर निकालते, तो अपने मकबे के लिए मान लेते कि लेजर एंट्री अपन नहीं मार रहे कोई सा भी, ठीक है, मान लो। तो अपन निकालते, कैसे निकालेंगे सर, सर नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, जो कि क्या रहेगा आपका, सर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है क्या फ्रॉम रियलाइजेशन, ठीक है। उसके लिए सर क्या निकालेंगे, सर जितना टोटल है डेबिट का, टोटल डेबिट इन रियलाइजेशन अकाउंट, उसको देख लेंगे। टोटल क्रेडिट जो है आपका किसमें, ठीक है, तो उससे आपका नेट बैलेंस आपको मिल जाएगा। आइए डेबिट देख लेते हैं पहले कहाँ कहाँ है। सर पहले में आपको डेबिट दिख रहा है कितना रुपए का, यहाँ पे 11 लाख का दिख रहा है मेरे को, सबसे पहला फर्स्ट एंट्री 11 लाख, ठीक है। उसके बाद में 50 तो कितना हुआ, 11,50,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, कुछ है नहीं, दिख रहा नहीं हमको, पीछे गए। फिर 10,000 50,000 और 2 लाख, ठीक है, तो कितना था, 10 लाख, 11 लाख, 14, कितना, 14 लाख 10,000 होगा ना, 14,10,000 रुपए। इसका देखते हैं, सबको ऐड करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, जितना भी डेबिट्स था, जहां जहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है। टोटली पहले में 11 लाख रुपए आ गए। हाँ, तो बाकी सब मिला के 14,10,000 रुपए ही है, ठीक है। कितना लाइबिलिटीज देखो तो, 6,01,000 रुपया। उसके बाद में 4,50,000 रुपीज, तो कितना हो गया आपका, ठीक है, तो 10,51 हो गया ना, 10,51 प्लस वापिस 50, 11,01,000 रुपया। फिर कैश कैश कितना हो, 14,01,000, फिर 19 लाख 19 लाख, 5 3 17 लाख, ठीक, और 1,25,000, 18,51 आ रहा है क्या, और कोई पेमेंट, 1851, 17 तक तो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है आपका, 1,25,000 ऐड कर लेते क्या, और ये जो एसेट्स जब काटा तब हाँ सर 1850 करीबन आएगा, ठीक है क्या, भैया इसको एसेट जब डेबिट किया तब जो 11 लाख आया वो नहीं होगा कहाँ पे, एकदम फर्स्ट। क्यों नहीं करेगा, सब में आएगा, इसलिए तो मैंने लिखा टोटल डेबिट्स, देखो तो फिर कहाँ पे 14 होगा देखो गिनो, और नहीं आएगा, ठीक है। 18,50,000 करीबन मेरा भी आ रहा है, 1851 ही होगा फिर, ठीक है। जितने भी डेबिट्स थे एक जगह इकट्ठा करके मैंने टोटल कर लिया, जितने भी लाइबिलिटी थे उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, उससे मेरा नेट बैलेंस मिल जाएगा। क्लियरली यू कैन सी व्हाट योर क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन द डेबिट बैलेंस। तो फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, बराबर। तो ये क्रेडिट बैलेंस किसके बीच में बटेगा, नेट क्रेडिट बैलेंस कितना रुपया होगा, 4,41,000, क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गलती नहीं करना, यहीं पे सबसे बड़ा गलती होता है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे आपस में, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, तो एंट्री क्या आएगा आपका, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। सर पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, डेबिट सर कितना रुपया से, सर पूरा पूरी 4,41,000 से। किसको किसको मिलेगा, सर तीनों पार्टनर को मिलेगा इन द PSR, जो कि दिया हुआ है आपको कितना, 5:3:, ठीक है। कितना कितना रुपया होगा भाई, 2,20,000 बोला है, 2,20,500, फिर 132,300, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात।
यहाँ तो सब लोग ग्रुप में है, क्या बात है? ठीक है, यहाँ तक सब लोग साथ में है। पहले यहाँ तक पहुंच जाओ आराम से। सर क्योंकि पार्टनर को और तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। पार्टनर को अगर कुछ होता ना, कुछ अगर फायदा होता, कुछ जैसे एग्जांपल चॉकलेट वगैरह होता, तो पार्टनर्स को मिलता उसका पैसा। बराबर, पार्टनर कुछ भी और दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो पार्टनर का जो भी बैलेंस है प्लस जो भी इसका रियलाइजेशन में आया, उसी को मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा पार्टनर्स को। बराबर, ठीक है, सब लोग यहाँ तक हो गया सबका? पहले कंफर्म करो हमको, सबका हो गया यहाँ तक? बराबर। अब सर क्या कर रहा है, स्टेप नंबर 4। सर स्टेप नंबर 4 में क्या निकालने वाले सर हम लोग? सर स्टेप नंबर 4 में ये निकालने वाला है कि कितना पेमेंट करेंगे हम लोग पार्टनर्स को, क्योंकि सर पार्टनर से कुछ तो पैसे मिलने नहीं दिख रहे आपको क्लियरली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट टू पार्टनर्स। सर ए, बी और सी। सर ए का पहले ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया था? 1 लाख। बी का कितना रुपया है? 2 लाख क्रेडिट बैलेंस है, और 3 लाख क्रेडिट बैलेंस है। ये तो मिलेगा ही सर। साथ में सर, ठीक है, साथ में जो रियलाइजेशन के प्रॉफिट्स है वो भी जुड़ेंगे आपके। कितना कितना था यहाँ पे सर? 2,20,500 प्लस 1,32,500, 300 है क्या, सॉरी, प्लस 88,200। ठीक है, जब भी यहाँ तक निकाल लोगे, वैसे तो गलती नहीं होगा, क्योंकि आप जब अकाउंट बनाते हो तो ध्यान रहता है आपको हर चीज, क्योंकि आप हाथ हाथ करस्पॉन्डिंगली डालते भी रहते हो। बट जैसे ये जनरल एंट्री है, तो हाँ तो कि देख लो एक बार के लिए, कहीं पे भी आपको ऐसा कोई जनरल एंट्री है क्या जहां पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रुपया मिला है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में क्या हुआ, पैसे किसको ट्रांसफर होंगे? ए को मिलना है कितना रुपया? 10,000 रुपया फॉर द कमीशन। तो ये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ए में क्या करें अपन? 10,000 रुपीज को क्या कर दे अपन? ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसको भूलने का नहीं। ठीक है, वो भी तो पार्टनर लेके गया था। एक ही चीज लेकर गया, बस कमीशन ही मिला है उसको। और सर लास्ट एंट्री सर तो पढ़ा नहीं सर। अरे संभव याद दिलाया हमको। सर ये तो एंट्री किया ही नहीं आपने सर, ये तो हो गया वर्कमैन कंपनसेशन। एक्सपेंसेस वाला एंट्री तो किया ही नहीं अपन, भूल गया। दो एंट्री सर इसका एंट्री नहीं आया, क्योंकि हम लोग पार्टनर को क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। जब कमीशन देंगे तो हमें एक्सपेंसेस देने की दरकार नहीं। तो इसका एंट्री क्या होगा आपका? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? भूला है क्या आप लोग कुछ भी? कॉम्पिटेंट में भी नहीं रहता। कौन सा? नहीं नहीं, दरकार नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है स्पेसिफिकली। अगर लिखता है कि वो पेमेंट किया है उसके बिहाफ पे, तो बात अलग होता। ठीक है, ए का 10,000 रुपया लिख दिया ना आपने? हाँ यश, ये तो लिखा है ना? हाँ, टोटल कितना कितना आएगा भाई? 3,20,500, 10,000, 3,30,100 और 30,500, फिर 3,32,300 और 3,88,000। ठीक है, चलेगा? मेरे हिसाब से रिलेशन अकाउंट तो आप लोग सेल बना लोगे, या नहीं कर पाओगे? रिलेशन अकाउंट बनाए क्या हम वापस से? सारा पूरा हाँ बना लो, जो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। यहाँ तक बिल्कुल सही है या नहीं, मुझे इतना बता दो खाली आप लोग। पहले सब लोग यहाँ तक आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? कैश में पेमेंट करेगा। हाँ, जब अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे साहब? हम लोग साथ में तीनों अकाउंट बनाएंगे, राइट? रिलेशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे, और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। आइए, सब लोग है ग्रिप में यहाँ तक बिल्कुल बात? ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं होगा ना भाई, सबको स्टेप बाय स्टेप कराना होगा ना। तुमको आंसर वेरीफाई करना तो बता देना हमको कि तुमको आंसर पता नहीं, एक्चुअली निकालना पड़ेगा भाई। कितना है तेरा आंसर? मैच कर रहा है तो ठीक है।
रिलेशन अकाउंट बड़ा सा बनता है एक तो, उसके बाद में बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेमी साइज का, 2-3 एंट्री आएंगी। उसके बाद आपका क्या आएगा, कैश अकाउंट, वो भी इतना बड़ा नहीं बनता है, नॉर्मल साइज। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे अपन, नेक्स्ट बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा बनेगा आपका सर, बैलेंस शीट नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा आपका, कैश अकाउंट बनेगा, डेबिट एंड। सबसे पहले सर बैलेंस शीट को खाली कर दो। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सम कराऊंगा आपको एज इफ हमने जनरल एंट्री पास ही नहीं किया, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, अगर एज इफ जनरल एंट्री पास ही नहीं किया हमने, ठीक है, डायरेक्टली मुझे क्या मिलता है फिर, बैलेंस शीट मिलता है बराबर। मैं एक काम करता हूँ, शीट को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, बस बस, ठीक है, हाँ ठीक है। आइए तो हम लोग क्या करें सर, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर दिख रहा है आपको, क्रॉस क्रॉस याद है ना आपको, जितने भी ये वगैरह है ये सब कहाँ जाएंगे आपका, रिलेशन के डेबिट साइड में। तो डालो पहले इसको, आप काट के पेस्ट कर दो। कोई बात है, छोड़ो ना, पता फिर बना ले क्या, बनाओ या फिर पेस्ट कर चलो कोई बात, फटाफट लिख देता हूँ मैं, क्योंकि उसमें टिक विक मारा हुआ ना। कितना है बिल्डिंग, कितना रुपया है, 5 5 लाख रुपया। फिर फर्नीचर फर्नीचर कितना रुपया, 3 लाख रुपए, स्टॉक 2 लाख, स्टॉक कितना है आपका, 2 लाख, डेटर्स 1 लाख रुपए, डेटर्स को सर अलग अलग करना है, डेटर्स को 1 लाख इधर लिखोगे और पीडीडी कहाँ लिखोगे आप, ठीक है, हाथों हाथ लिख देना, वहां पे मिस मत करना आपको, कि बाद में लिखोगे आप लोग बोल के, ठीक है। फिर क्या है WCF कितना रुपया, 1 लाख रुपया। फिर क्रेडिटर्स, क्योंकि सर लाइबिलिटी सारे जो है किधर रहेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। वैसे भी एसेट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में। तो पहले इनिशियली हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं, इसलिए आप देखो यहाँ पे सारे एसेट कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके, डेबिट साइड में, सारे लाइबिलिटीज कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके, क्रेडिट साइड। लॉजिकल भी यही है, तो गलती होने का चांस ही नहीं है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बताइए और कुछ था, बिल्स पेपर, वो हम लोग भूल भी गए थे लास्ट टाइम, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। सर कैश भी है, सर कैश को भी याद डाल दे क्या, नहीं साहब, सर कैश के लिए अपना बैलेंस बनाया, टू बैलेंस पीडी कितना रुपया, 1,01,000, ठीक है। चल गया क्या, एसेट और लाइबिलिटी का पूरा पार्ट खाली हो गया। सर नहीं सर, सर कैपिटल अकाउंट तो डाला ही नहीं आपने, अच्छा ठीक है, 1 2 3, ठीक है। पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। सर बैलेंस BD बताइए कितना कितना, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माफ करिएगा। 1 लाख, 2 लाख और कितना है आपका, 3 लाख। अब बैलेंस शीट खाली हो गया क्या पूरा, हाँ साहब पूरा बैलेंस शीट क्या हो गया आपका, खाली हो गया है, ठीक है, डन, चलेगा। अब उसके बाद कुछ भी बचा, सर जितना भी रियलाइज किया ना उसको रिकॉर्ड कर लो आप लोग। सर जब भी एसेट बिकेगा तो जितने भी आपके एसेट थे जो डेबिट हुआ हुआ था वो क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी लाइबिलिटी थी जो क्रेडिट हो रही थी वो क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगा सर, पहले क्या करें, सारे एसेट को एक साथ कर ले, एक एक एंट्री कर लो, चलो ठीक है। बिल्डिंग कितना में रियलाइज हो रहा है, 90% में, तो कहाँ लिखे अपन, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, है ना, लिख देते बाय बैंक। सर एक साथ अलग अलग मत लिखना, एक साथ नीचे में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वो कितना रुपए में हो रहा है, 4,50,000 रुपए में क्या हो रहा है, बिल्डिंग, ठीक है, 3 लाख प्लस सर क्रेडिटर्स वगैरह जो है सेटलमेंट देखा था अपन ने लास्ट में, सर 3 लाख का क्रेडिटर्स था, इसको अपन ने सेटलमेंट कितना में किया था, 50,000 रुपए में फाइनली, याद है ना आप लोगों को प्रॉपर एंट्री, इसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा सीधी क्या ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, माइनस यहाँ लिखिएगा, माइनस अरे नहीं साहब, सर वो तो पेमेंट किया हमने, मिला थोड़ी ना हमें रुपया, तो कहाँ पे आएगा, टू बैंक, कितना रुपया, 50,000 रुपए, किसको पेमेंट किया आपने, क्रेडिटर्स को, राइट। उसके बाद मुझे बताइएगा, सर ये खत्म हो गया, अनरिकॉर्डेड लैंड जो है वो सेल हो गया 3 लाख रुपए में, तो ये किस तरफ आएगा आपका, सर ये क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका, लैंड। फिर क्या है सर, फर्नीचर एंड डेटर्स रियलाइज हुआ है, कितना कितना रुपया आया भाई, पैसा कितना कितना आया, 5 लाख रुपए, 3,75,000 और 1,25,000 ना, ठीक है। फिर सर ये तो हो गया खत्म,
सब पार्टनर ए को कमीशन मिलेगा, कमीशन मेरे लिए खर्चा है, तो किधर रिकॉर्ड होगा? टू एज कैपिटल, क्योंकि क्या हो रहा है सर, आपको उसको पैसे मिल रहा है। सो अगर इधर डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है एज कैपिटल का, तो उसका खुद का कैपिटल अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होगा आपका? सर अगर ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे, तो कहाँ आएगा सर? सब पार्टनर्स कैपिटल का। वैसे भी हमें पेमेंट करना है, हमारी लाइबिलिटी है, तो किस तरह रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड में। ठीक है निशा? तो बाय वेरिएशन इसे अभी करना है, भूलना नहीं है, लास्ट में छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? हाथों हाथ क्रॉस एंट्री करने का। सर उसके अलावा और क्या है सर? सर पार्टनर वाला भी हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी सेटलमेंट करनी है आपको, कितना रुपया? 50,000 रुपया। ये हो गया आपका WCL। सर एक चीज जो हम लोग भूल गए थे, बिल्स पेबल, याद है ना सर? हम लोगों ने WCF कर लिया, पीडी का तो अब तो कोई रूल है नहीं, पीडी कोई काम का नहीं है अब, क्योंकि प्रोविजन बनाते क्यों अपन? डाउटफुल होने से, या तो पैसे पूरे मिल गए आपको, तो ये काम का नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। बिल्स पेबल बाकी है, बिल्स पेबल को क्या करना है? पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू क्या आएगा आपका? ठीक है, टोटल पेमेंट कितना हुआ यहाँ पे फिर? 3 लाख रुपया। तुरंत 3 लाख यहाँ लिखा है ना, हाथों कहाँ पे एंट्री लिखना है? कैश में, क्योंकि पैसे क्या हो गए? कैश से चले गए, तो किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट या क्रेडिट? पैसे चले गए क्रेडिट साइड में। बाय कितना रुपया? ठीक है सर, देखो यहाँ पे खर्चा आपने किया है, उसको मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया, कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि पैसे चले गए। ठीक है, और इस तरफ क्या रिकॉर्ड हो रहा है सर? पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं? कितना रुपया हो रही है? 12,50,000 रुपया। ठीक है, 12,50,000 मेरे को मिले हैं, तो किधर रिकॉर्ड होगा आपका? डेबिट साइड में। टू रिलेशन कितना रुपया? यहाँ पे ध्यान दो, रिलेशन कितना रुपया यहाँ पे? 12,50,000। ठीक है, जो पैसे मुझे मिल गए। उसके बाद कोई और है? एक्सपेंसेस तो बेयर करना नहीं है अपने को, क्योंकि ऑलरेडी कमीशन अपन ने पे कर दिया, सब कुछ हो गया ना, सब कुछ खाली। अब बांट दो, प्रॉफिट हुआ था ना अपने तो। ठीक है, टोटल कितना है इसका? ये इधर इधर इसे टोटल पूछ रहे हैं, रिलेशन का टोटल पूछ रहे हैं। 1851, और यहाँ भी 1851। टू प्रॉफिट ए बी और सी को कितना कितना मिला था रे? 2,20,500, 132, 300 और। ठीक है, समझ में आ गया? उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन? इससे मुझे क्या मिल जाएगा? सर सीडी आएगा क्या इसमें? सीडी वगैरह आएगा क्या इसमें? अरे सीडी बैलेंस क्यों आएगा सर? इसमें तो बुक्स आपका क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कैश लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन कैश बना रहे हैं ना, तो कैश ही आएगा। सॉरी, टू कैश रहेगा, क्योंकि जितना भी पेमेंट्स है वो उसको करना पड़ेगा। टोटल बता दो कितना कितना है इसका? 3,35,000, 3,30,500। फिर ठीक है, ये भी सेम टोटल है आपका। और यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ दिख नहीं रहा आपको, तो टोटल वैल्यू यहाँ ही आ जाएगा। 3,30,500 किसको पेमेंट करना है मेरे को? ए को। 3,32,500 किसको पेमेंट करना है मेरे को? 300, ठीक है, सॉरी। और ये कितना पेमेंट करना है आपको? 2,88,000 ना, 3,88,000। इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर? पेमेंट है तो कहाँ आएगा सर? बाय एस कैपिटल कितना है आपका? 3,30,500 बाय सीज कैपिटल कितना है? 3,32,300। ठीक है, सॉरी बी होगा ये। और सीज कैपिटल कितना है आपका? 3,88,200। टोटल कितना है भाई? टोटल कितना है कैश का टोटल?
कितना 1351 देखो बच्चों है कैश बैलेंस भी मिल जाएगा। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है देख लो आप लोग आराम से।